हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हमें आवेश के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आवेश क्या होता है, किन विधियों से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, या आवेश कौन कौन से गुणधर्म रखता है, इन सब बातों का हम अध्ययन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो जो आवेश है, किसी भी वस्तु पर आवेश दो स्थितियों में हो सकता है। पहली स्थिति कि आवेश वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो, या दूसरी स्थिति कि आवेश किसी भी वस्तु पर गतिशील अवस्था में हो। तो आवेश किसी वस्तु पर दो अवस्थाओं में हो सकता है। पहली आवेश की स्थिर अवस्था और दूसरी आवेश की गतिशील अवस्था। ठीक है। और गति भी आवेश की दो प्रकार से हो सकती है। एक तो समरूप गति और दूसरी होगी असमरूप गति। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु पर आवेश की ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है कि आवेश स्थिर अवस्था में रहे। दूसरी स्थिति है कि आवेश समरूप गतिशील हो, और तीसरी स्थिति है कि आवेश असमरूप गतिशील हो। असमरूप गतिशील को वो त्वरित या मंदित भी कह सकता है कि एक आवेश त्वरित गति कर रहा है या एक आवेश मंदित गति कर रहा है, तो ये दोनों असमान गति कहलाएंगे। ठीक है। तो जब भी आपका आवेश स्थिर अवस्था में हो तो यह निर्माण करता है विद्युत क्षेत्र का। स्थिर अवस्था में आवेश निर्माण करता है विद्युत क्षेत्र का, जिसका प्रतीक है कैपिटल ई, जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का पहला। ठीक है ना। मतलब इस पहले चैप्टर में जो आपका आवेश है वो कौन सी अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था में। ठीक है। तो जब भी आपका आवेश स्थिर अवस्था में हो, ये केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण ही करता है। ठीक है। दूसरी स्थिति है कि जब समरूप गति कर रहा हो तो विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही, साथ में एक क्षेत्र और बनता है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो जब समरूप गति कर रहा होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का निर्माण करता है। इसी तरीके से जब असमरूप गति कर रहा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक बी है। ठीक है ना। जब असमरूप गति कर रहा होता है तो विद्युत क्षेत्र भी बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, साथ में क्षेत्र तो ये दो ही होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। साथ में कुछ विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जिनका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है ना। तो जो आपका आवेश है, ध्यान से देखिए एक बार, जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में निर्माण करता है केवल विद्युत क्षेत्र का, कैपिटल ई इसका प्रतीक है। और अगर गति समरूप है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और अगर असमरूप गति है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होगा। क्लियर। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे लोगों का क्वेश्चन भी है कि स्थिर अवस्था में आवेश किस क्षेत्र का निर्माण करता है, और यदि आवेश गतिशील हो तब किन क्षेत्रों का निर्माण करेगा। ठीक है। तो आंसर है कि स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और जब गतिशील है तो बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें कि गतिशील नाम लिया है उसने, ना समरूप कहा है ना असमरूप कहा है, कि गतिशील अवस्था में आवेश किन क्षेत्रों का निर्माण करता है। तो गतिशील अवस्था में क्षेत्र तो दो ही है दोनों जगह, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। बस असमरूप गति में तरंगें और पैदा होती हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि स्थिर अवस्था में आवेश किन क्षेत्रों का निर्माण करता है और गतिशील अवस्था में आवेश किन क्षेत्रों का निर्माण करता है, तो उसका आंसर होगा कि स्थिर अवस्था में आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, जबकि गतिशील अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण भी करता है। क्लियर। तो आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए यहां से। ऐसा अपन एक चार्ट बनाओ जल्दी से ना। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन को पॉज करके आप लिख लिया करें जब मैं लिखने के लिए बोलूं तो।
इसके बाद एक नाम आता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान से देखिए। अब जैसा कि इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी का मतलब है आवेश से। वैद्युतिकी का मतलब है आवेश से, है ना। अभी आवेश के बारे में हमने पढ़ा था। और स्थिर मतलब स्थिर वैद्युतिकी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है कि भौतिक विज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा है, इसलिए इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे एक हिस्सा मैकेनिक्स है, यांत्रिकी अपन ने पढ़ा है, एक थर्मोडायनेमिक्स है, ऐसे बहुत सारे इसके अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है ना। तो उनमें से एक हिस्सा इसका है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी आपका आवेश स्थिर अवस्था में होगा, यह निर्माण करेगा विद्युत क्षेत्र का। और भी आवेश कई तरह के गुणधर्म रखता है, ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन होगी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश, इसके गुण, इसके प्रभावों का अध्ययन करें, उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। तो आप फटाफट हेड डालिए। हेडिंग लिखे आप स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में लिख दें भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश कौमा इसके गुण कौमा प्रभाव तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश कौमा इसके गुण कौमा प्रभाव तथा क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, स्थिर वैद्युतिकी एक यूनिट है हमारी फिजिक्स की। जो फर्स्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है, स्थिर वैद्युतिकी है, और ये 7 नंबर की है। एक यूनिट है, यूनिट का मतलब इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने हैं आपको, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ने, ठीक है ना। तो ये 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर मिलकर के 7 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो जिनमें से हम आप पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे देखिए। इस चैप्टर में मेनली हमारा फोकस आवेश के ऊपर रहेगा कि आवेश कैसे आया, या आवेश ने कौन कौन से गुण प्रकट किए, किस तरीके से, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक हेडिंग है, वो पढ़ेंगे अपन आवेशन। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है आवेशन। इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं चार्जिंग, इसको बोलते हैं अपन चार्जिंग, ठीक है ना। आवेशन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आवेशन क्या है, चार्जिंग क्या है? तो चार्जिंग मतलब जानते हो चार्ज करने की प्रक्रिया। तो थोड़ा इसको अगर ढंग से लिखें, आवेशन क्या है, तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। हम एक उदासीन वस्तु लेंगे और उसको हम आवेशित करेंगे, धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो आवेशन क्या है, आप फटाफट हेड लगाएं जल्दी से। आवेशन, और आवेशन में लिख दें कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाता है, आवेशन कहलाता है, ठीक है ना। मेन कंसेप्ट की बात अब आती है कि
हम किसी वस्तु को चार्ज कैसे कर सकते हैं, या वस्तु को चार्ज करने का मतलब क्या है ना। तो वो जरा ध्यान से देखना। देखिए, प्रत्येक वस्तु, जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, वो सभी परमाणु से मिलकर बनी है। पढ़ाया आपने, ऐसा है ना कि प्रत्येक वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है, परमाणुओं से। हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और परमाणु में 3 तरह के कण पाए जाते हैं, जिनमें पहला कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण है प्रोटॉन, और तीसरा कण है न्यूट्रॉन। हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अल्टरनेट हम यह समझ सकते हैं कि हर वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक जानकारी हमें पता है। अगर मैं बात करूं आवेश की, आवेश क्यूई, क्यूई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है, तो इसका आवेश है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। संख्या बड़ी है, इसका एक छोटा प्रतीक भी है। हम इस पूरी संख्या को, चिन्ह तो माइनस का लगेगा, इस पूरी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है -स्मॉल ई। इसी तरह जो प्रोटॉन का चार्ज है वो प्लस में 1.6 10 की घात -19 कूलम, यानी कि प्लस का ही। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश परिमाण में तो बराबर है, डिफरेंस केवल चिन्ह का है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, ठीक है ना। और अगर मैं न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो न्यूट्रॉन उदासीन है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था कि हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना आप, है ना, कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु ली, उदाहरण के लिए आप कैसा भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसके अंदर कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही प्रोटॉन है और 5 ही न्यूट्रॉन है। एक वस्तु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है और 5 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। मुझे कहा गया कि इस वस्तु का आवेश कितना है, तो आप इसका कुल आवेश देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का ई। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का तो आवेश हो गया -5e। बात करें प्रोटॉन की, तो एक प्रोटॉन का आवेश होगा +e। प्रोटॉन भी कितने हैं, 5, तो 5 प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा +5e, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई आवेश है नहीं, 0 है, तो 5 न्यूट्रॉन का आवेश कितना रहेगा, 0। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसका आवेश कितना आ गया, 0। इस वस्तु का आवेश कितना आ गया, 0। इसका मतलब 0 आवेश का मतलब है उदासीन। तो ये जो वस्तु है ये फिलहाल कैसी है, उदासीन, न्यूट्रल बॉडी है, ये उदासीन वस्तु है। हमें इसे आवेशित करना है। अब आवेशित करने के लिए अगर आप न्यूट्रॉन को बढ़ाओगे घटाओगे तो उससे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं है। मान लीजिए आप न्यूट्रॉन 5 की जगह 6 कर दो, 7 कर दो, 4 कर दो, कम ज्यादा कितनी कर दो, क्योंकि न्यूट्रॉन में आवेश ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। फर्क 2 चीजों से पड़ सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से और एक प्रोटॉन की संख्या से। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करें या प्रोटॉन कम ज्यादा करें, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमें इस वस्तु को ऋणात्मक बनाना है, हमें इस वस्तु को ऋणात्मक बनाना है, तो ध्यान से देखें, ऋणात्मक बनाने के 2 तरीके यहां आपको दिखने चाहिए शायद। ऋणात्मक बनाने का पहला तरीका है कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन बढ़ा के देखते हैं एक बार। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन के 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन मैंने 5 ही रखे, 5 प्रोटॉन। अब देखना,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हो जाएगा -6 ही, प्रोटॉन का हो जाएगा +5 ही, कुल मिलाकर के जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, -E। बताइए बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिव। एक तरीका और भी है इसका कि इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रखें, 5 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 4 करके देखो, तो 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा -5 ही, 4 प्रोटॉन का +4 ही, कुल मिलाकर कितना आएगा, -E। हाँ है ना। तो जो उदासीन वस्तु है उसे नेगेटिव करने के आपको 2 तरीके दिख रहे हैं। कौन सा तरीका है, पहला तरीका है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाएं, और दूसरा तरीका है कि प्रोटॉन कम कर दिए जाएं, प्रोटॉन कम कर दिए जाएं। ठीक है ना। लेकिन इनमें से केवल एक ही तरीका सही है और एक तरीका गलत है। सुनना ध्यान से, आपने परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि परमाणु गोलाकार होता है, इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसे नाभिक नाम दिया गया है, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर करता रहता है। आपने ऐसा पढ़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 3 तरह कण थे पर वस्तु के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई रोल है ही नहीं है क्योंकि इस पर आवेश नहीं है, तो बचे कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी आवेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, ना न्यूट्रॉन भाग लेता है ना प्रोटॉन भाग लेता है। इसका रीजन क्या है, ध्यान सुनना, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक में। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, नाभिक में। और नाभिक के अंदर एक फोर्स लगता है, बल लगता है, नाभिकीय बल। कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल इस नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे मजबूत बल है। कौन, नाभिकीय बल। इसलिए हम नाभिक के अंदर के कणों को तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो ना तो मैं प्रोटॉन चेंज कर सकता हूं और ना ही मैं न्यूट्रॉन चेंज कर सकता हूं। तो यह तरीका कैसा हुआ आपका, गलत। तो बचा कौन सा कण हमारे पास, 3 तरह कण थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आवेशन की प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले रहे, तो बचा क्या, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए एक ही तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दीजिए, चेंज। अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज कर दोगे तो वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, आवेशित। अब इलेक्ट्रॉन चेंज करने के 2 तरीके हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाएं और इलेक्ट्रॉन घटा दिए जाएं। अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो नेगेटिव वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, तो वस्तु हो जाएगी ऋणात्मक। और अगर आप इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो नेगेटिव वाला पोर्शन कम हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी धनात्मक। कहानी समझ में आई। तो जो आपकी हेडिंग थी, जो मेन हेडिंग थी, वो आपकी है आवेशन। आप जल्दी से इसको नोट करें, मैं इसको मेरे भाषा में लगाता हूं। ऐसा करिए, आप हेडिंग लिखिए पहले आवेशन, और आवेशन में आपको लिखना है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। ठीक है। उसके नीचे एक स्टार लगाओ, उस स्टार में लिखिए कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, नोट करो जल्दी से, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, जिन पर प्रबलतम नाभिकीय बल लगता है। वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, जिन पर प्रबलतम नाभिकीय बल लगता है। अतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या
परिवर्तित नहीं की जा सकती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं की जा सकती है। हेडिंग थी आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। उसके बाद स्टार लगा के लिखा है हमने कि आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं जिन पर प्रबलतम नाभिकीय बल लगता है। अतः प्रोटॉन न्यूट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते, तो आप केवल इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हो, मतलब है ना। एक स्टार और लगाइए नीचे। देखोगे यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो वस्तु ऋणात्मक हो जाती है। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव वाला पोर्शन ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन कम रहेगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो वस्तु ऋणात्मक हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दी जाए तो वस्तु धनात्मक हो जाती है। ठीक है ना, एक बात। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझिए आप। क्वेश्चन ये है कि जब हम वस्तु को चार्ज करते हैं, जब वस्तु को चार्ज किया जाता है, अच्छा उससे पहले एक फटाफट आप ये नोट कर लीजिए कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों संख्या बराबर होगी तो जितना माइनस है उतना ही क्या है, प्लस। इसका मतलब वो वस्तु उदासीन कहलाएगी, उदासीन वस्तु। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगी तो वो वस्तु कैसे कहलाएगी, उदासीन। दूसरा पॉइंट, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए प्रोटॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कैसे हो जाए, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब नेगेटिव ज्यादा है, इसका वो वस्तु नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है ना। और इसका उल्टा लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए प्रोटॉन की संख्या से तो वो वस्तु पॉजिटिव। जो आपने स्टार लिखा है उसके नीचे जल्दी से नोट कर लें कि यदि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन तो एरो लगा के लिख दीजिए कि उदासीन वस्तु है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग क्या है, इसी में अगला एक स्टार और है कि जब हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान चेंज होता है कि नहीं होता, जल्दी सोचो, देखिए एक मिनट के लिए फटाफट। कि अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी वस्तु को चार्ज करेंगे, चार्ज करने का सीधा सा मतलब है केवल इलेक्ट्रॉन को घटाओ या बढ़ाओ, वस्तु क्या हो जाएगी, चार्ज। बढ़ाएंगे तो नेगेटिव और घटाएंगे तो पॉजिटिव। अच्छा, जब हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आंसर होना चाहिए, सोचो जल्दी से। आंसर है द्रव्यमान बदलेगा। कैसे, आप सोचिए एक मिनट के लिए, सुनो। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻−31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67। ये लगभग बराबर होते हैं भाई, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है। एक्चुअल बराबर नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन हैवी होता है पर लगभग बराबर है। तो जब आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, जब आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करने होंगे। मान लीजिए कि हमें किसी वस्तु को नेगेटिव करना है, तो वस्तु को नेगेटिव करना है तो क्या उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो जैसे ही आप किसी वस्तु को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसमें द्रव्यमान में वृद्धि होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है उसके ऊपर, है ना। तो उसके इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं।
एक इलेक्ट्रॉन का मास m ही मानूं, और अगर मान लो उसको मैं n इलेक्ट्रॉन दूं, ये वस्तु है, इसको हमने n इलेक्ट्रॉन अगर दिए तो इसका द्रव्यमान n गुना m ही बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। यदि उदासीन वस्तु को ऋणात्मक किया जाए तो उसका द्रव्यमान उस मूल वस्तु की तुलना में बढ़ जाता है, जबकि धनात्मक किया जाए तो उसका द्रव्यमान मूल वस्तु की तुलना में घट जाता है। अब स्टार लगाएं, जल्दी से नोट कर लें इस चीज को कि आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान मूल वस्तु की तुलना में, ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान मूल वस्तु की तुलना में बढ़ जाता है, जबकि धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान मूल वस्तु की तुलना में घट जाता है। और एक सूत्र लिख लें, द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर n इंटू एम ई, बढ़े जाए घटे n इंटू एम ई, जहां स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जितने इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किए हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह संख्या पूर्णांक में होती है। जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं वो एक इंटीजर नंबर ही होगा, पूर्णांक संख्या होगी। और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर कहानी यहां तक समझ में आया आपको? क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में है तो वो निर्माण करता है केवल विद्युत क्षेत्र का। आप जरा मेरी तरफ देखिए एक बार ध्यान से, मैं आपको इसका रिवाइज करा दूं कि जब भी आपका आवेश स्थिर अवस्था में है वो निर्माण करेगा केवल विद्युत क्षेत्र का। समरूप गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होगा, और अगर असमरूप गति हो रही है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होगा। क्लियर? उसके बाद एक हेडिंग पढ़ाई है स्थिर वैद्युतिकी, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, उसके गुण, उसके प्रभाव और क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए, वो कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद पढ़ाया हमने आवेशन कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन अगला स्टार जो लगाया था उसमें लिखा है कि आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं जहां प्रबलतम नाभिकीय बल लगता है। इससे इनकी संख्या को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाएं तो वस्तु नेगेटिव हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन घटा दिए जाएं तो वस्तु पॉजिटिव हो जाएगी। और जब हम वस्तु को आवेशित करते हैं तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है और धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग है वो है आवेशन की विधियां। अगली जो हेडिंग है नेक्स्ट वो है आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है ना? तो हमें यह बात समझ में आ गई कि आवेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चेंज करना। तो ऐसी कितनी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं? ठीक है ना? तो हमारे कोर्स में आवेशन की 3 विधियां हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं, ध्यान से देखिए। पहली जो विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन।
तो किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 तरीके हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। आप जल्दी से हेडिंग डालिए, आवेशन की विधियां, और उसमें लिखिए आवेशन की विधियां, उसमें लिखिए कि किसी वस्तु को निम्न 3 विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। किसी वस्तु को निम्न 3 विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, तीनों के नाम नोट कर लो, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है ना। अब देखिए, आपको एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब है रगड़ना। जैसे कि मैं भी कांच के छोटे छोटे टुकड़े ले रहा हूं, देखो यहां से कुछ कांच के आप भी कर सकते हो साथ में। एक रफ के पेपर में से कुछ छोटे छोटे टुकड़े ले रहे कांच के, इसके, ठीक है ना, कागज के। अब आप एक पेन लें, ठीक है ना, प्लास्टिक का, उससे अपने बालों पर रगड़ें, रगड़ लिया। अब इसके पास ले जाएं, सूखे बालों पर रगड़ना होगा। मेरे बालों में थोड़ा सा तेल लगा हुआ है ना। तो जब आप एक प्लास्टिक के स्केल को या प्लास्टिक के पेन को बालों पर रगड़कर मिट्टी के पास ले जाओगे या छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाओगे, आप करके देखो, तो वो उसमें चिपक जाएंगे। ऐसा ही कुछ घर्षण में करते हैं। पहला जो मेथड है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें देखिए आप, घर्षण में कुछ विशेष वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं, जैसे कि कांच की छड़ को रगड़ा जाए रेशमी कपड़े पर, रेशमी कपड़े पर। बिल्ली की खाल को रगड़ा जाए एवोनाइट पर, एवोनाइट की छड़ पर। और ऊनी कपड़ा रगड़ा जाए प्लास्टिक पर। ये को जोड़े हैं आपस में कि जब कांच की छड़ को रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको लिखा रहा हूं कि कांच की छड़ को रगड़े रेशमी कपड़े पर, बिल्ली की खाल को रगड़े एवोनाइट पर, ऊनी कपड़े को रगड़े प्लास्टिक पर। तो होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे मैंने इसी पेन को मेरे बालों पर रगड़ा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पेन से बालों पर ट्रांसफर हो गए। तो एक वस्तु तो बन जाती है पॉजिटिव और दूसरी वस्तु बन जाती है नेगेटिव। इस प्रकार की जो चार्जिंग है वो कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक नाम और आता है घर्षण वैद्युत। घर्षण विद्युत क्या है? तो मैं आपको हेडिंग लिखाऊं, आप नोट करें जल्दी से। हेडिंग लिखिए आप, घर्षण द्वारा आवेशन। और घर्षण द्वारा आवेशन में आप लिखें कि जब कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर, जब कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर, कॉमा बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ पर, बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ पर, तथा ऊनी कपड़े को प्लास्टिक पर रगड़ा जाता है जब कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर, बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ पर, ऊनी कपड़े को प्लास्टिक पर रगड़ा जाता है। तो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से रगड़ा जाता है, तो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से
दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार का आवेशन घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। इस प्रकार का आवेशन घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक। अब इसी में एक स्टाइल डालिए, घर्षण वैद्युत। क्वेश्चन पूछा था घर्षण वैद्युत क्या है? घर्षण वैद्युत। तो घर्षण वैद्युत में लिखिए, घर्षण वैद्युत लिखिए कि जब कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कांच की छड़ रेशमी कपड़े पर, कौमा बिल्ली की खाल एबोनाइट की छड़ पर, जब कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कांच की छड़ रेशमी कपड़े पर, कौमा बिल्ली के खाल एबोनाइट की छड़ पर तथा ऊनी कपड़ा प्लास्टिक पर रगड़ा जाता है और इन वस्तुओं को रगड़ करके और इन्हें हल्की वस्तुओं जैसे कि घास के तिनके, कौमा मिट्टी के कण, कौमा कागज के टुकड़े के पास ले जाएं तो ये इन्हें आकर्षित करते हैं। घर्षण से उत्पन्न यह गुण घर्षण वैद्युत कहलाता है। घर्षण से उत्पन्न यह गुण घर्षण वैद्युत कहलाता है। ठीक है। तो पहली विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन। आप दूसरी रेडिंग लिखिए। दूसरा मेथड है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। ठीक है। देखो, चालन का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। ऐसा मानिए कि आपके पास में दो टंकियां हैं। पहली टंकी बहुत चौड़ी है और दूसरी टंकी सपोज एक थोड़ी सुकड़ी है, कम चौड़ी है। ठीक है। इसमें वाटर लेवल यहां तक है, यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है। और इसमें वाटर लेवल यहां तक भरा हुआ है। इस टंकी का नाम ए है, इस टंकी का नाम बी है। तो अगर मैं बात करूं पानी की मात्रा किस टंकी में ज्यादा है, पानी की मात्रा किस टंकी में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि मात्रा ए में ज्यादा है बी से, है ना। पर पानी का तल किस में ज्यादा है, तल मतलब ऊंचाई, तो ये बी में ज्यादा है ए से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों टंकियों को एक पाइप से जॉइंट कर देते हैं। ये लोग एक पाइप से जॉइंट कर दिया तो पानी का फ्लो इन दोनों में होगा। कब तक होगा पानी का फ्लो? अच्छा, पानी का फ्लो किससे किस में होगा, ए से बी में कि बी से ए में? पानी का फ्लो होगा तल के मतलब से होगा भाई, जिसमें तल ज्यादा है। तल कहां ज्यादा है? बी में। तो पानी का फ्लो बी से ए तक होगा। और ये कब तक होगा? जब तक कि इनका तल बराबर ना हो जाए। ऐसी ही कहानी कुछ वस्तुओं में है। अच्छा, इनके तल अगर ऑलरेडी बराबर होती तो क्या पानी का फ्लो हो पाता? क्या नहीं। अगर तल बिल्कुल पहले से बराबर हो दोनों के, फिर आप पाइप से जॉइंट कर दो तो पानी का फ्लो कभी भी नहीं होगा। अच्छा, ये विधि चालन है, जॉइंट करने की विधि ना। ऐसा ही कुछ चालकों में होगा। ध्यान से देखना कि मैंने आपको दो चालक लिए, ए और बी। हमारे पास दो चालक हैं। ठीक है। इसका विभव मान लीजिए आप VA और इसका विभव मान लीजिए आप VB। दो वस्तुएं हैं जिनके विभव हैं VA और VB। तो चालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि VA इज नॉट इक्वल टू VB। जिन वस्तुओं को आप चालन द्वारा आवेशित करना चाहते हो,
उनके विभव समान नहीं होने चाहिए। अगर विभव समान हुए तो चालन कभी भी पॉसिबल नहीं। तो बात ऐसी है कि दो वस्तुएं ली जिनका विभव कैसा हो, अलग अलग। अब आप इनको एक तार से जॉइंट कर देते हो, अगर मान लीजिए या आपस में टच कर देते हो, एक ही बात है, तो इनमें आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से, या तल जो था वो विभव एक तरीके से, निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि इनके विभव बराबर ना हो जाए। हेडिंग है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में समझाया जाता है कि पहली बात तो चालन हर वस्तु में नहीं होगा, चालन केवल और केवल उन वस्तुओं में होगा जिनका विभव अलग अलग होगा। अगर अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए या चालक तार से जोड़ा जाए तो उनमें आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि इनके विभव बराबर ना हो जाए। यह विधि चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक, तो आप नोट करिए फटाफट, हेडिंग लगाएं चालन द्वारा आवेशन। और चालन द्वारा आवेशन लिखिए आप, जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को, जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है अथवा चालक तार से जोड़ा जाता है, जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है अथवा चालक तार से जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर, जब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है अथवा चालक तार से जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाएं। उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाएं। इस प्रकार का आवेशन चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। इस प्रकार का आवेशन चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, स्टार लगाइए नीचे, स्टार लिखिए नीचे कि इस विधि में चालकों के विभव समान किए जाते हैं। मतलब इस विधि के बाद जो चालक होंगे उनके विभव बराबर होने चाहिए, बराबर ही होंगे लास्ट में, तो तब तक विधि चलेगी। इस विधि में चालकों के विभव बराबर किए जाते हैं, आवेश अलग अलग हो सकते हैं। इस बात को हम आगे और समझाएंगे, टॉपिक लेंगे जब। अगर चालक बराबर आकार के हैं तो आवेश बराबर हो जाएगा, डिफरेंट है तो डिफरेंट रहेंगे। वो बिल्कुल पानी वाली कहानी है दोनों में, ठीक है ना। तो ये आपका चालन द्वारा आवेशन क्लियर है यहां तक। तीसरी जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान से देखिए, इसको इंपॉर्टेंट है ये तीसरी विधि। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो भाई ध्यान से, प्रेरण की जो प्रेरण द्वारा जो चार्जिंग है, इसकी एक स्पेशलिटी है कि आप किसी वस्तु को बिना टच किए चार्ज कर सकते हो। घर्षण में आपको रगड़ना पड़ रहा था वस्तुओं को, दोनों वस्तुओं को, उसमें प्रेरण में भी आपको ज्वाइंट करना पड़ रहा था, चालन में ज्वाइंट करना पड़ रहा था। तो प्रेरण की खासियत है कि आप बिना टच किए वस्तु को चार्ज कर सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए कैसे धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हो। तो जब ये शब्द आ जाए कि बिना स्पर्श किए, तो आप समझ जाना कि कौन से मेथड की बात कर रहा है, प्रेरण की, है ना। तो प्रेरण में हम किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित कर सकते हैं। प्रेरण में मैं फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रेरण में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है
प्रेरण की सहायता से धनात्मक वस्तु प्राप्त करना, धनात्मक वस्तु प्राप्त करना, प्रेरण की सहायता से धनात्मक वस्तु प्राप्त करना। तो इसके 5 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम एक उदासीन वस्तु लेंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि उदासीन वस्तु का मतलब है जितने जितने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा, और प्रोटॉन पॉजिटिव है तो मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले तो हमने एक उदासीन वस्तु ली, इसमें कुछ मान लो 5 प्लस मान लेते हैं ना, 5 ही क्या है इसमें, माइनस कहीं भी हो सकते हैं, समझो आप। तो ये उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु, और इसे रख दिया हमने कुचालक स्टैंड पर। ये कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड पर। कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा है? ताकि ये पृथ्वी के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि वस्तु डायरेक्ट पृथ्वी के संपर्क में आ जाएगी तो हम आवेशित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले आप उदासीन वस्तु लेंगे। एक बार समझ लें, लिखा मैं एक साथ दूंगा फिर ना। तो हमें प्रेरण की सहायता से धनात्मक वस्तु बनानी है। स्टेप नंबर 1 में मैंने एक उदासीन वस्तु ली, उसे रखा मैंने कुचालक स्टैंड पर। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो उदासीन वस्तु आपने ली है, उदासीन वस्तु जो आपने ली है, इसको आपको भी कैसे बनाना है, धनात्मक। तो आप इसको एक नेगेटिव प्लेट दिखाइए। आप इसके पास में टच नहीं करना है, क्योंकि प्रेरण में हम वस्तु को टच नहीं करते, दूर से ही आप इसको क्या दिखाओगे, माइनस। तो जैसे ही आप माइनस दिखाओगे, आप जानते हो कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो जैसे ही आपने इसको माइनस दिखाया, ये माइनस इस पूरे प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जितना भी प्लस है बिल्कुल पास में आ जाएगा, और माइनस को करेगा कि रिपल्स, धक्का देगा, तो पूरा माइनस दूर चला जाएगा। ये 2 स्टेप समझ में आया आपको। उदासीन वस्तु ली, उसे हमने कुचालक स्टैंड पर रख दिया। दूसरे स्टेप में मैंने इसको नेगेटिव प्लेट दिखाई। नेगेटिव दिखाने से पॉजिटिव तो हो गया आकर्षित और नेगेटिव हो गया प्रतिकर्षित, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब क्या ये वस्तु आवेशित हो चुकी है? स्टेप नंबर 2 में क्या ये वस्तु आवेशित हो चुकी है? तो आंसर है नहीं, अभी आवेशित नहीं हुई है, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने ही क्या हैं, माइनस। हां, इस घटना का एक नाम है, आगे पढ़ोगे आप इसको, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, ये ध्रुवण हो गया भाई पदार्थों का। ध्रुवण का मतलब क्या है कि पहले प्लस माइनस मिलकर रह रहे थे, कहीं कोई विशेष चिन्ह नहीं था, लेकिन अब देखो प्लस अलग हो गए, माइनस अलग हो गए, तो एक सिरा हो गया प्लस का और दूसरा हो गया माइनस का, ध्रुवता आ गई। इस चीज को ध्रुवण कहा जाता है पदार्थों का। बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तीसरा स्टेप मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 3। क्या सिस्टम है कि ये उदासीन वस्तु है, आपने इसको नेगेटिव दिखाया हुआ है, तो पॉजिटिव पास में है और नेगेटिव कहां है, दूर। अब हम इसको करते हैं भू संपर्कित, पृथ्वी के संपर्क में लेके आते हैं। तो भू संपर्कित का प्रतीक है ये वायर, और ये कुछ 3 इस तरीके से घटते साइज के आपको साइन बनाने। अब हम स्टेप नंबर 3 में उदासीन वस्तु को भू संपर्कित करते हैं। भू संपर्कित करने का मतलब है कि ये पृथ्वी के संपर्क में आ गया है, तो ये प्लस तो इस माइनस से बना हुआ है, और ये माइनस इन माइनस पर धक्का दे रहा है, और आपने रास्ता और दे दिया। तो ये जितने भी ऋणात्मक हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब कहां चले जाएंगे, पृथ्वी में। स्टेप नंबर 1 में आपने एक उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा। स्टेप नंबर 2 में आपने उसको एक नेगेटिव प्लेट दिखाई। नेगेटिव प्लेट दिखाने से पॉजिटिव आकर्षित और नेगेटिव प्रतिकर्षित हुआ, ध्रुवता आ गई, अभी वस्तु उदासीन है, ध्यान रखना। स्टेप नंबर 3 में आपने इसको भू संपर्क कर दिया है, तो जितने भी माइनस थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो सब कहां चले गए, पृथ्वी में। स्टेप नंबर 4, अब देखो ध्यान से, आपको 2 काम करने हैं। इस ऋणात्मक प्लेट को हटाना है और इस भू संपर्कित को भी हटाना है।
अगर आप पहले ऋणात्मक प्लेट हटा लेते हो तो ये प्लस फ्री हो जाएगा, और जब प्लस फ्री हो जाएगा तो प्लस किसको पुकारेगा? माइनस को। और रास्ता अभी अपने हटाया नहीं है, तो माइनस पृथ्वी से वापस आ जाएगा और प्लस और माइनस मिलकर वापस से क्या बना देंगे? उदासीन। तो हमारी वस्तु चार्ज होगी ही नहीं। तो मैं पहले इस प्लेट को ना हटाकर अगर तार को काटूं, स्टेप नंबर 4 में भूसंपर्कित हटा के देखते हैं। ये प्लस इससे बना हुआ है, हमने भूसंपर्कित को हटा दिया, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 में अगर हम नेगेटिव प्लेट को भी हटा लें तो क्या प्लस फ्री हो जाएगा? और इस तरीके से आप धनात्मक वस्तु प्राप्त कर सकते हो। हेडिंग थी प्रेरण द्वारा आवेशन। आप जल्दी से नोट करिए फटाफट, मैं 5 स्टेप द्वारा बोलता हूं, साथ में लिखते भी रहेंगे आप। हेडिंग लिखे प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें लिखिए कि इस विधि में वस्तु को बिना स्पर्श किए, इस विधि में वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है। इस विधि में वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है। इसमें पहली हेडिंग डालिए प्रेरण द्वारा, प्रेरण की सहायता से धनात्मक वस्तु प्राप्त करना। पहली हेडिंग है प्रेरण की सहायता से धनात्मक वस्तु प्राप्त करना। उसमें लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। सर्वप्रथम उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। सर्वप्रथम उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। उसमें यह वाला डायग्राम बनेगा। डायग्राम आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके फिर एक साथ बना लेना, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, ये डायग्राम बनाना है। समझ गया? स्टेप नंबर 2, अच्छा आपको वस्तु धनात्मक बनानी थी इसलिए आप नेगेटिव लेके आए धनात्मक रोकने के लिए। अगले स्टेप में जब मैं नेगेटिव वस्तु बनाऊंगा तो यहां कौन सी प्लेट लेके आऊंगा? धनात्मक, ताकि वो नेगेटिव को अपनी ओर खींच ले, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में लिखो अब एक ऋणात्मक प्लेट उदासीन वस्तु के पास लाई जाती है। अब एक ऋणात्मक प्लेट उदासीन वस्तु के पास लाई जाती है जिससे धनावेश आकर्षित तथा ऋणावेश प्रतिकर्षित होता है। स्टेप नंबर 2 में लिखा है अब इसके पास एक ऋणात्मक प्लेट लाई जाती है जिससे धनावेश आकर्षित और ऋणावेश प्रतिकर्षित होता है। इस डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 3 लिखिए। स्टेप नंबर 3 में लिखो अब उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है। अब उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है। अब उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है जिससे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। अब उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, स्टेप नंबर 3 के डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 4 लिखिए अब भूसंपर्कित को हटा दिया जाता है। याद रखना, पहले प्लेट नहीं हटा सकते, पहले आपको भूसंपर्कित को हटाना होगा। अब भूसंपर्कित को हटा लिया जाता है। इस डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए स्टेप नंबर 4 के लिए। स्टेप नंबर 5 लिखें अब ऋणात्मक प्लेट को भी हटा लिया जाता है। अब ऋणात्मक प्लेट को भी हटा लिया जाता है। अब ऋणात्मक प्लेट को भी हटा लिया जाता है। इस प्रकार प्रेरण की सहायता से
इस प्रकार प्रेरण की सहायता से धनात्मक वस्तु प्राप्त की जा सकती है। प्रेरण की सहायता से धनात्मक वस्तु प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब आप स्क्रीन पॉज कर लें और ये सारे डायग्राम हर एक स्टेप में बना दें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो सेकंड हेडिंग है हमारी, इसी में एडजस्ट कर दूंगा मैं। प्रेरण की सहायता से हमें कैसी वस्तु बनानी है? ऋणात्मक। प्रेरण की सहायता से कैसी वस्तु बनानी है? ऋणात्मक। ध्यान से देखना, आप समझ गए होंगे क्या करना है। स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम रहेगा कि एक उदासीन वस्तु को चालक स्टैंड पर रखा जाता है। अब चूंकि ऋणात्मक को रोकना है तो आप इसको धनात्मक प्लेट दिखाते हो, और धनात्मक जब आप प्लेट दिखाओगे तो जितना भी माइनस है वो इसके पास आ जाएगा और जितना भी प्लस है वो प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक, स्टेप नंबर 3 में वही भूसंपर्क करते हैं। भाई ये पॉजिटिव हो गया और यहां कैसा आवेश आ गया? नेगेटिव। अब यहां कौन है? फ्री, प्लस। तो सुनो ध्यान से, प्लस का मतलब है प्रोटॉन, और आपको पता है कि प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, इसलिए अब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे। यह आप याद रखना, पृथ्वी की धारिता अनंत मानी गई है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे इस बात को। पृथ्वी चाहे जितना आवेश ले भी सकती है और आवेश दे भी सकती है, ध्यान रखना है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन आएंगे पृथ्वी से, इलेक्ट्रॉन आकर इन प्लस को उदासीन कर देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में वही भूसंपर्कित को हटा लेंगे पहले तो हम, फिर प्लेट को हटा लेंगे और इस तरीके से आपको नेगेटिव वस्तु प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? हेडिंग लिखिए आप, प्रेरण की सहायता से ऋणात्मक वस्तु प्राप्त करना। प्रेरण की सहायता से ऋणात्मक वस्तु प्राप्त करना। इसमें लिखो स्टेप नंबर 1, फटाफट लगेगा रफ्तार में। स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। सर्वप्रथम उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। पहले डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 2, अब इसके पास एक धनात्मक प्लेट लाई जाती है। अब इसके पास एक धनात्मक प्लेट लाई जाती है जिससे ऋणावेश आकर्षित और धनावेश प्रतिकर्षित होता है। जिससे ऋणावेश आकर्षित और धनावेश प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है। डायग्राम को जगह छोड़ो। स्टेप नंबर 3 लिखो। स्टेप 3 लिखो, अब उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित कर दिया जाता है। अब उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित कर दिया जाता है जिससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर धनावेश को उदासीन कर देता है। जिससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर, अब उदासीन वस्तु को भूसंपर्कित कर दिया जाता है जिससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर धनावेश को उदासीन कर देता है। डायग्राम के लिए जगह छोड़िए। स्टेप नंबर 4, अब भूसंपर्कित को हटा लिया जाता है। अब भूसंपर्कित तार को हटा लिया जाता है। भूसंपर्कित तार को हटा लिया जाता है। भूसंपर्कित तार को हटा लिया जाता है। डायग्राम के लिए जगह छोड़िए। ठीक है, स्टेप नंबर 5,
अब धनात्मक प्लेट को भी हटा लिया जाता है। अब धनात्मक प्लेट को भी हटा लिया जाता है। धनात्मक प्लेट को भी हटा लिया जाता है। इस प्रकार प्रेरण की सहायता से, इस प्रकार प्रेरण की सहायता से ऋणात्मक वस्तु प्राप्त की जाती है। प्रेरण की सहायता से ऋणात्मक वस्तु प्राप्त की जाती है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, ठीक है ना? बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।